हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट, आज हम आपको केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो देने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो बनाएं वो आप तक एकदम पहुंच सके। आप इसको स्टार्टिंग से कॉपी के अंदर, रजिस्टर के अंदर क्वेश्चन आंसर करके ऐसे लिखिए, और जितना कराएंगे हम आपको इस फर्स्ट चैप्टर में वो सारा 100% सफिशिएंट होगा। आपको न्यूमेरिकल्स, थ्योरी वगैरह सब इसके अंदर मिलेगी और जहाँ जैसी होनी चाहिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास जो है, किसी रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है, इसका लॉ बताना है। तो जैसे कि उसका नाम है, नाम के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है। ठीक है, क्या कि LHS का मास और RHS के मास का सम जो है, दोनों का अलग अलग। RHS में जितने भी हैं, जो LHS वाले होते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये लिखा होगा रिएक्टेंट्स। ठीक है, और जो RHS में होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका सम और रिएक्टेंट का अलग सम वो इक्वल होता है। तो मतलब LHS का सम और RHS का सम अलग अलग, दोनों इक्वल होते हैं। यही हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, जब कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होता है, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये देखो ये प्रोडक्ट है दो, इनका टोटल मास ऑब्टेन्ड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, मास के टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स। एग्जाम्पल जैसे CaCO3 है, जब उसे हीट करते हैं तो CaO में प्लस CO2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब देखो Ca का होता है 40 मास नंबर, और कार्बन का कितना होता है 12, और O का कितना होता है 16, लेकिन यहाँ 3 है तो 48 हो गया। ठीक है, तो आइटम 3 है, इस वजह से 100 ग्राम आ गया। अगर आप ग्राम लेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिया तो 100 ग्राम आ गया। CaO का ले लो, CaO का देखो, Ca का 40, O का 16, ठीक है 56, CO2 का निकाला 44, इन दोनों को ऐड करा, देखो हियर टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स 56 और 44 मिला के हो गया 100, विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट। ये इनका सम भी 100 है, ये भी 100 है। इसका मतलब जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहाँ पर होल्ड कर गया। ठीक है, यहाँ लग गया। ठीक हो, इतना ही लिखना है आपने, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। ठीक है, सेकेंड नंबर देखें क्या है, इसके ऊपर डिपेंड, इसी के ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल है। एक दो इसके ऊपर डिपेंड न्यूमेरिकल्स कराने हैं आपको, जिससे कि आपको समझ में आ जाए हाथों हाथ। इसमें इस चैप्टर, अब इस चैप्टर में थ्योरी और न्यूमेरिकल साथ साथ होंगे। जो थ्योरी होगी उसी का हाथों हाथ न्यूमेरिकल पोर्शन हो जाएगा, जिससे कि आपको समझ आ सके। ये नहीं कि पहले पूरी थ्योरी करा दी फिर लास्ट में न्यूमेरिकल चल रहा है, तो फिर थ्योरी भूल जाते हैं, हाथों हाथ चलेंगे साथ साथ। ठीक, व्हेन 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट are added to the solution of acetic acid, एसिटिक एसिड में सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड किया गया, weighing इतने ग्राम, it is observed that 2.2 ग्राम of carbon dioxide is released, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई into the atmosphere में। the residue left, जो रेजिड्यू बचा, लेफ्ट का मतलब बचा, is found to weigh 12 ग्राम, उसका वेट है 12 ग्राम। Show that these observations are in the agreement with law of conservation of mass. law of conservation of mass को एक्सप्लेन करते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, देखो आप क्या कह रहा है, when 4.2 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला, अगर सोडियम कार्बोनेट होता, सोडियम तो होता Na2CO3, या सोडियम कार्बोनेट है सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaHCO3, ठीक है, प्लस एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या रहा CH3COOH इज इक्वल टू, तो क्या कह रहा, इट इज ऑब्जर्व दैट 2.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, CO2 रिलीज हो रही है,
इसका मतलब CO2 गैस है, रिलीज हो रही है, तो एरो लगा दिया, ठीक है, ऊपर को, तो ये इस एरो का मतलब है गैस, CO2 गैस 2.2 ग्राम आ गई। और द रेजिड्यू लेफ्ट, अब जो बचा, ये नहीं बताया कि कौन सी चीज बची है, तो आपने अपने आप आइडिया लगाना है। आपने आइडिया कैसे लगाना है, देखो यहाँ ना CH3 COONA, ये इससे मिल जाएगा, CH3 COONA इससे मिल जाएगा, मिलकर बन जाएगा CH3 COONA, ठीक है। और इसके अंदर से एक H ये वाला, एक H ये वाला, और एक O यहाँ से, एक H ये, एक O यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगी, और CO2 निकल गई थी, कह रहा है CO2 निकलनी है, तो CO2 ये वाली निकल गई थी, और यहाँ का एक O, H और H मिल गया, H2O बन गया। तो रेजिड्यू का मतलब यहाँ पे है ये दो चीजें, रेजिड्यू को हिंदी में कहते हैं अवशेष, अवशेष, ठीक है, वो रेजिड्यू बोलते हैं, ये अवशेष बचे दो रेजिड्यू। तो इसका वेट उन्होंने दे रखा है रेजिड्यू का 12 ग्राम। रेजिड्यू का मतलब कभी समझो कि इसके मिक्सचर को रेजिड्यू कहते हैं, कभी आए रेजिड्यू का मतलब बताओ तो तुम कह दो CH3CONA + H2O रेजिड्यू ना। रेजिड्यू का मतलब किसी रिएक्शन में, जैसे उसने A + B = C + D कही, और ये बताया C रिलीज होता है, तो D रेजिड्यू हो गया यहाँ पे, इसके अलावा जो अवशेष बचा वो रेजिड्यू हो गया। और अगर D + E ऐसे बनना है तो ये दोनों रेजिड्यू हो गए मिला के, ठीक है, ये है, ठीक हो गया। तो ये 12 ग्राम उसने कहा है, 2.2 कहा है, ये भी इतना इतना कहा है, ये भी इतना कहा है। अब आप इसके रिएक्टेंट्स के देख लो पहले, इनको ऐड करके, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इन दोनों को ऐड करके, NaCO3 + CH3CONA, तो ये आया 14.2। अब रिएक्टेंट्स के देख लो, इसके और इसके मिला के, ये देखो प्रोडक्ट्स के, प्रोडक्ट रिएक्टेंट के देखे, अब प्रोडक्ट के देख लो, प्रोडक्ट के देखे तो 14. दोनों सेम आ गए, क्या लिख दिया, सिंस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इसका टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, सो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास इज सेटिस्फाइड हियर। इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। आगे करते हैं, अभी ध्यान से करना। देखिए व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, व्हाट इज नया है लॉ, व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कंपोजिशन को प्रपोजिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, कंपोजिशन की जगह प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, प्रपोर्शन, ये प्रपोर्शन, कंपोजिशन क्या तो भैया प्रपोर्शन, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं, एक ही बात है, कंपोजिशन कह दो या प्रपोर्शन कह दो, ठीक है। एक केमिकल कंपाउंड, देखिए इसको लॉ को समझे कि कांस्टेंट कंपोजिशन या प्रोपोर्शन का क्या लॉ है। रेशियो से मतलब होता है इसका रेशियो, रेशियो से मतलब एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। क्या करता है, एक केमिकल कंपाउंड जो होता है, जैसे कोई केमिकल कंपाउंड H2O हो गया, H2O केमिकल कंपाउंड है, इसमें एक तो H है और एक O है, दो चीजें हैं, ठीक है। ये कहता है H2O इज कंपोज्ड ऑफ 2 एलिमेंट्स H and O, H and O से मिलके बना है। अब ये कहता है इन द रेशियो 1:8, देखो H2O है नहीं, H2O, H का मास नंबर कितना होता है 1, ऐसे लिखते हैं ना H को, 1H1 लिखते हैं, यानी ऊपर वाला 1 होता है, मास नंबर हो गया 1। अब यहाँ पे H के हैं 2 एटम, तो कितना हो गया नंबर 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, ऐसे लिखते हैं, ऑक्सीजन को 8O16, तो O का 16 हो गया, तो इसका मतलब 2 रेशियो कितना हुआ 16, यानी 1:8 अपॉन कर दिया ना दूसरे, तो 1:8, तो 1:8 है, तो इसका मतलब H2O में H और O जो है 1:8 में होते हैं, ठीक है, बाई मास पे। प्योर वाटर ऑब्टेन कर लो फ्रॉम एनी सोर्स, मीन्स बाई हैंड पंप, हैंड पाइप जो होता है, ठीक है, हैंड पाइप की जगह
हैंडपंप लिख देते हैं, हैंडपंप, हैंडपंप से ऑब्टेन करो, हैंडपंप जो हुआ, ठीक है। वेल कुएं से, रिवर से, रेन से, या आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड इन लैब, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड कर लो लैब में, किसी भी मीन्स से कर लो, प्योर वाटर होना चाहिए, उसको प्योर कर लो। ऑलवेज कंटेन्स H and O इन द रेशियो 1:A, मतलब ये जो दो एलिमेंट हैं H और O, ठीक है, कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट है दो सेम रेशियो में रहेंगे, ठीक है। एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स, ठीक है, सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। चाहे किसी से भी ले लो, H का और O का रेशियो H 1:1 में रहेगा तो O 8:8 में रहेगा, हर एक में, किसी से भी ले लो मान से, ये कहना ना सेम एलिमेंट्स कंबाइंड, वही H, मतलब आपने H2O में, ये H2O है रेन से, एक है हैंडपंप से, ठीक है ना H2O, तो ये जो H और H है सेम रेशियो में रहेंगे, सेम एलिमेंट सेम रेशियो में रहेगा, मतलब 1:1 के उसमें रहेगा और O 8:8 में रहेगा। ये कहना चाहता है एक केमिकल कंपाउंड कंटेन्स, एक केमिकल कंपाउंड जो H2O रखता है सेम एलिमेंट, यही जो H है एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है, सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये हो गया एग्जाम्पल में, समझ में आ गया होगा आपको। एग्जाम्पल के बाद इसका जो है अब आपने एक क्वेश्चन देखना है, तो आप इसे मत पढ़ो, आप इसे पढ़ो पहले, इसके बाद आपने ये करने के बाद, ये तो एग्जाम्पल और डेफिनेशन हो गई, इसके बाद आपने उठा के इस क्वेश्चन को करना है, फिर इसे करना है। ये इस पर जो है ना डिपेंड न्यूमेरिकल है। क्या कहता है, तो द कॉमन साइड वाज ऑब्टेन फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेस। कॉमन साल्ट जो होता है, जिसे आप क्या कहते हो नमक, ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, दो डिफरेंट सोर्सेज से आपको मिला। इन वन सैंपल, एक सैंपल के अंदर तो परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, जो क्लोरीन की परसेंटेज होती है NaCl में, फाउंड टू बी 60.75%। क्लोरीन की परसेंटेज NaCl में 60.75% थी। इन द सेकेंड सैंपल, जो दूसरा सैंपल था, उसके अंदर क्या हुआ, 3.888 ग्राम ऑफ क्लोरीन वर प्रेजेंट इन 6.4 ग्राम ऑफ साल्ट। 6.4 ग्राम साल्ट मतलब NaCl में क्लोरीन जो थी 3.888 ग्राम थी, ठीक है। तो शो दैट दीज डाटा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को, यानी इसको फॉलो करते हैं डाटा। ये इसके अनुसार ये कहता है, कांस्टेंट कंपोजिशन का मतलब ये है कि H2O आपने हैंडपंप से लिया, हैंडपंप से H2O निकाला, उसमें O की परसेंटेज चेक कर लो जितनी है, फिर आप H2O निकाल लो, नहर से ले लो, नदी से, ठीक है, हैंडपंप की जगह, उसमें H2O में O की परसेंटेज वही होगी जो हैंडपंप में थी, या लैब के अंदर आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर लो, उसमें भी O की परसेंटेज वही रहेगी, ठीक है ना। ये है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। कांस्टेंट कंपोजिशन में रहेगा O जो है O चाहे किसी भी उससे ले लो, ठीक है, सेम परसेंटेज में रहेगा। तो अब ऐसे ही इसने बता दिया, देखो फर्स्ट सैंपल में जो NaCl है उसमें Cl की परसेंटेज 60.75% थी। अब हम सेकेंड सैंपल में हम Cl की परसेंटेज काउंट करेंगे। देखो कैसे, 6.4 ग्राम ऑफ साल्ट कंटेन्स क्लोरीन, कितना 6.4 ग्राम, देखो दे रखा है ना, 6.4 ग्राम साल्ट कंटेन्स 3.888 ग्राम क्लोरीन। तो 100 ग्राम निकाल लो, हमने परसेंटेज निकालनी है ना, परसेंटेज, तो उसका मतलब होता है 100 ग्राम साल्ट में देख लो कितनी होगी, तो 3.88 अपॉन 6.4 इंटू 100, यानी 60.75% आ गई। यानी सेकेंड वाले उसमें भी सैंपल में क्लोरीन की परसेंटेज 60.75% है, इसका मतलब सेम परसेंटेज है, हेंस लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वेरीफाइड। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन वेरीफाइड हो गया। यहाँ पर बात समझ में आती है आपको। तो इसके अंदर ध्यान से करने का है कि H2O में O की परसेंटेज कांस्टेंट रहेगी,
ठीक है ना। इसको हम और एक्सटेंड करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स परसेंटेज ऑफ any element in compound is constant, ठीक है। constant in various means, इस कांस्टेंट लिख दो बस, इस कांस्टेंट, ठीक है। इसके आगे भी लिख सकते हैं नो मैटर by which method compound is obtained। इसका मतलब समझ में आ। इन अदर वर्ड्स का मतलब क्या है? इन अदर वर्ड्स परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट, जैसे H2O में एलिमेंट है 2, तो इन एनी एलिमेंट, जैसे O की ले ली हमने, इन कंपाउंड इज कांस्टेंट, इस पूरे कंपाउंड में जो O की वो होगी परसेंटेज, वो कांस्टेंट रहेगी। नो मैटर, इस बात से कोई वो नहीं है, मतलब कि बाय विच मेथड्स, कि किस मेथड से, बाय विच मेथड्स, किस मेथड से कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड, कंपाउंड को ऑब्टेन किया गया है। हैंडपंप से ले रहे हैं आप, नदी से ले रहे हैं, किस मेथड से, या आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर रहे हैं, उस बात से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप ये इसके साथ भी ऐड कर सकते हैं अपने ज्ञान के। और एग्जाम्पल बता दिया, इसके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन से आपको वो लिखा हुआ ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जब उसका करते हैं फर्स्ट, इस पर डिपेंड भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखो अगला देखें आप, व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये नहीं देखना है, यहाँ से देखना है, व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, मतलब जब दो एलिमेंट्स मिलते हैं, ठीक है, और कंबाइन होकर के वो क्या करते हैं, टू और मोर कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे C और O मिले, C एंड O मिले, उन्होंने CO बनाया, CO भी बना सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड CO2 भी बना सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। C और O मिले तो उन्होंने CO बनाया एंड CO2 बनाया। When two elements combine to form two or more compounds, two or more compounds ज़्यादा भी बन सकते हैं। Then different masses of one element, different masses of one element, which combine with a fixed mass of the other element। अब जैसे O and O2 हैं, O and O2 के different masses, तो क्या कहता है देखो, देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट ले लिया O के डिफरेंट मास, यानी इसके अंदर O का अलग है मास, इसमें O का अलग है मास। डिफरेंट मासेस ऑफ द वन एलिमेंट विच कंबाइन विद, जो कंबाइन होता है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, ये C के फिक्स्ड मास के साथ, C का इसमें और इसमें दोनों में फिक्स्ड मास है, इसमें भी 12, इसमें भी 12, with a fixed mass of other element have a simple whole number ratio with one another। इसका मतलब जो ये O और O2 का जो मास होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। O एंड O2 का मास जो होगा सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। देखो कैसे, अभी पहले एक बार इसका एग्जांपल समझा लें, फिर आपको डेफिनेशन दोबारा बताएंगे। लेट C एंड O combines to form CO and CO2। C and O मिलते हैं तो CO and CO, या तो बनाएंगे CO और CO2, दोनों बनते हैं, ठीक है। अब इन CO के अंदर, CO में रेशियो ऑफ द मासेस,
सी का कितना होता है 12 और ओ का कितना होता है 16, 12:16 है ना। सी और ओ में 12:16 है। वाइल इन CO2 सी का तो वही हो गया कितना 12, लेकिन ओ का अब यहाँ कितना हो गया, ओ का 16 की करेंगे किससे 2 से मल्टीप्लाई, यानी 12:32। यहाँ रेशियो हो गया C&O2 में 12:32। तो आप देखो सो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ O, क्या रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ O, ठीक है ना, O का रेशियो ऑफ मासेस विच कंबाइंस विद C, जो C से विच कंबाइंस विद C इन बोथ कंपाउंड्स। देखो इसमें ना C का फिक्स्ड रेशियो है 12:12, यहाँ भी 12, ठीक है। ये भी 12 है, 12:32, ये 16 ही है, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितना था 12:16, अगले में था 12:32, ठीक है। अब क्या है कि आप देखो ये कहता है सो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ O, O का फर्स्ट वाले में कितना है 16, अगले वाले में कितना है 32, बट C का देखो कांस्टेंट है 12:12 दोनों में, विच कंबाइंस विद C इन बोथ द कंपाउंड, ठीक है। वो कितना कितना है 16:32, 16:32 को करोगे 1:2, आपने जो है इससे 8 से इसमें वो लगा दिया डिवाइड, तो कितना आ जाएगा आपके, बल्कि 16 से लगा दिया 1:2 आ जाएगा 2, विच इज सिंपल होल नंबर रेशियो, जो सिंपल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। 1:2 जो है ये सिंपल होल नंबर रेशियो है। इसमें देखो क्या कहना चाहता है, जैसे C एंड O है दो एलिमेंट, C और O वो कंबाइन हुए, कंबाइन होके CO एंड CO2 बना सकते हैं वो, ठीक। अब C आप देखो इसको लिखते हैं कार्बन 6 कार्बन 12 और 8 O16, तो इसमें रेशियो हो गया 12:16, ये लिखा है देखो 12:16, जबकि इसमें जो है कितना हो गया 12:32, 12:32, तो कार्बन तो देखो कांस्टेंट है 12:12, O जो है एक के अंदर कितना है, O एक में 16 है एक में 32 है, तो ये कहना चाहता है कि अगर डिफरेंट कंपाउंड्स के जो एलिमेंट्स हैं डिफरेंट रेशियो में, अगर वो करते हैं कांस्टेंट रेशियो के साथ अगले एलिमेंट के, व्हेन टू एलिमेंट्स का मतलब C and O कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, देन डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट का मतलब O का जिक्र कर रहा है, डिफरेंट मासेस, डिफरेंट यानी है देखो एक के अंदर तो 16 है अगले वाले में 32 है, तो क्या हो गया डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। देखो C के यहाँ फिक्स है, C के फिक्स है नहीं है 12, तो विद ए फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो ये कहना चाहता है कि जो O के वो होंगे ना मास, वो भी सिंपल होल नंबर मल्टीपल में होंगे, रेशियो में हैव ए सिंपल होल नंबर रेशियो विद वन अनदर, सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे, ये कहना चाहता है। बात समझ आ गई होगी आपको, खूब अच्छी तरह बार बार आप इसे पढ़ के एग्जाम्पल को इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक। अब इस पे डिपेंड है न्यूमेरिकल, देखो आप इसी पे डिपेंड है बिल्कुल, इसमें मतलब अच्छा ये जो है देखिए आप, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स, एन एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स containing 50% and 40% of element, an element ठीक forms two oxides, दो ऑक्साइड फॉर्म करता है, ठीक। 50% and 40% of the element by mass, ठीक, उसके अंदर 50% and 40% एलिमेंट है by mass. Prove that results are in agreement with the law of multiple proportion, ठीक। फर्स्ट ऑक्साइड देखना, जो फर्स्ट ऑक्साइड है एलिमेंट का
जो दो ऑक्साइड फॉर्म करे, एलिमेंट फॉर्म्स टू ऑक्साइड, तो एलिमेंट ने जो दो ऑक्साइड फॉर्म करे, जो पहला ऑक्साइड है इन फर्स्ट ऑक्साइड, एलिमेंट कितना बताया उसने, देखो 50%, बिल्कुल सही, देखो एलिमेंट बताया 50%। तो ऑक्साइड कितना हो गया, क्योंकि एलिमेंट का ऑक्साइड है, जब एलिमेंट 50% है तो ऑक्साइड 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कुल मिला के 100% होता है, तो 100 माइनस 50 करा, 50 ये वाला सब्ट्रैक्ट किया तो 50% आया। इसका मतलब 50% ऑक्साइड है, मीन्स ऑक्सीजन है, और 50% ही जो है उसके अंदर एलिमेंट है। ठीक, जो ऑक्साइड निकाल दिया हमने, ऑक्सीजन हो गई एक प्रकार से, ठीक, ऑक्सीजन कह सकते हो आप इसे। एलिमेंट 50% है, ऑक्सीजन जो है वो 50% होगा। यहाँ पे भी ऑक्साइड की जगह आप ऑक्सीजन कह सकते हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसकी कितनी है। अब देखो, आप ध्यान करो, हम क्या करेंगे इसमें, ये निकालेंगे, सिंस 50 ग्राम एलिमेंट, 50 ग्राम एलिमेंट है यहाँ पे और कंबाइन हो रहा है विद ऑक्सीजन, कितनी ऑक्सीजन के संग, कंबाइंस विद ऑक्सीजन 50। ये देखो 50 एलिमेंट है, 50 ग्राम एलिमेंट है, इसका मतलब, और 50 ग्राम ऑक्सीजन से, मतलब ये 50 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड हो रहा है। 100 ग्राम अगर एलिमेंट होगा, 100 ग्राम एलिमेंट होगा, ठीक है, जैसे हमने एलिमेंट यहाँ पे लिया था सी, एलिमेंट था सी, सी को फिक्स रखना है। अब यहाँ पे हम सी को जो है 100 रख रहे हैं, तो अगर 100 ग्राम एलिमेंट होगा तो कितनी ऑक्सीजन होगी, तो आपने 50/50 इंटू 100 करा तो 100 ग्राम ऑक्सीजन आ गई, मतलब फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन आई 100 ग्राम, क्लियर है, 100 ग्राम ऑक्सीजन आ गई फर्स्ट वाले में। अब हम अगले वाले में निकालेंगे, उसमें एलिमेंट कितना रखा है 40%, तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, ऑक्साइड में 100 - 40 60। अब सिंस जैसे ऊपर करा था, ये 40 ग्राम एलिमेंट कितनी ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है, 60, ये देखो 60 ग्राम, इसलिए 100 कितने से होगा एलिमेंट, ये सी 100 ही रखना है, इसमें भी 100, इसमें भी 100, इसलिए 100 कर रहे हैं। 100 ग्राम एलिमेंट कंबाइंड विद 150 ग्राम ऑक्सीजन आता है। इसका मतलब इसमें तो 100 ग्राम आ रही है, इसमें 150 ग्राम आ रही है, दूसरे वाले में, बात समझ रहे हैं आप, एक में 100 आ रही है, एक में 150 आ रही है। तो ये देखना है कि ये जो 100 150 है सिंपल नंबर के रेशियो में है, रेशियो ऑफ द ऑक्सीजन कंबाइंड, जो ऑक्सीजन कंबाइंड हो रही है उसका रेशियो निकाल दो, 100 150 रेशियो करा 2:3 आ गया, विच इज सिंपल होल नंबर रेशियो। बात समझ में आती है। तो पहले आपने, जब आप जो है इस एग्जाम्पल को करोगे, इनको तीनों को, इसका एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन और इस क्वेश्चन को दोबारा से करना है, एक दूसरे से समझ करके कि क्या कहना चाहता है, ठीक है, वो क्या कहना चाहता है कि ये सी और ओ में, सी को तो कांस्टेंट रखना है 100, तो ये ओ और O2 कितने रेशियो में आते हैं, इनमें कितने कितने आते हैं हमने निकाल लिया, अब उनका रेशियो निकाला, सिंपल होल नंबर रेशियो आ गया, ठीक है, ये